आदाब, गुड मॉर्निंग, वेलकम आप सबको हमारे प्रोग्राम सलाम जेके में। गुलिस्तान न्यूज़ के मॉर्निंग शो में आप इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। फरवरी की 18 तारीख सन 2025 हफ्ते का दूसरा दिन है। हस्बे वादा आपके सामने सुबह सुबह हाजिर खिदमत हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको हर खबर से बाखबर किया जाए, हालात वाक़ात से बाखबर किया जाए, समाजी इक़्तिसादी मामलात से आपको बाखबर किया जाए, मुल्की सियासत से आपको रूबरू करवाया जाए। न सिर्फ सियासत की बात होगी, रियासत के मामलात की बात होगी, बल्कि मामला आपका भी होगा, मसला आपका भी होगा और वो आवाज़ हमारे तक पहुंचेगी और हुकूमत तक पहुंचेगी 9:45 पर जब हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी। आप कॉल करेंगे और तय फॉर्मेट के हिसाब से आप अपनी अपनी बात रखेंगे इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती इदारे आपकी आवाज़ को सुने। आज के मामलात और वाक़ात पर आने से पहले ज़रा आपको याद दिलाते चले कि आप हमारे साथ फटाफट से ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, जहां पर खबर, तज्ज़िया और तबसरा आप देखते हैं और इनबॉक्स और मेल में आकर जो तजवीज़ आप हम तक पहुंचाते हैं, प्रोग्रामों के बारे में जो आरा आपकी रहती है, उससे हमें प्रोग्रामों को मज़ीद बेहतर बनाने, मज़ीद खूबसूरती के साथ तरतीब देने में मदद मिलती है। और मुझे उम्मीद है कि ये प्यार, ये मोहब्बत और ये तनकीद बराए तामीर का सिलसिला आपकी तरफ से आज भी जारी रहेगा। फिलहाल तय फॉर्मेट है प्रोग्राम का और प्रोग्राम के तय फॉर्मेट में सबसे पहले हिस्ट्री की किताब को हम खंगालेंगे। आसिफ रशीद आपके सामने आएंगे जो बताएंगे कि तारीख के पन्नों को खंगालने के बाद आज कुछ अहम तरीन वाक़ात कौन से हैं जो आपके सामने रखने जा रहे हैं प्रोग्राम सलाम जेके के पहले पड़ाव पर। बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका और बहुत बहुत स्वागत। 8:39 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम सलाम जी के फॉर्मेट के मुताबिक हमें आगे बढ़ना है और शुरुआत में इतिहास के पन्नों को ज़रा पलटते हैं। तारीख के आईने में आज के दिन की अहमियत क्या है, सबसे पहले ये बताना और दिखाना ज़रूरी है। चंद वाक़यात फरवरी 18 के हवाले से। 1994 में यही दिन था। आज ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक इजराइल गजा पट्टी से पीछे हटा, मुकम्मल तौर पर इनखला को यकीनी बनाया और सीज़ फायर मुआहदे के मुताबिक काम हुआ। 2007 में दिल्ली से लाहौर जाने वाली समझौता एक्सप्रेस में आज ही के दिन बम धमाका हुआ, 67 लोगों की जानें गई और इस अफसोसनाक वाक़े को आज आप 2007 से अब तक अंदाज़ा लगाएंगे तो 17 से 18 बरस जो गुजरे हैं, इसके बाद सूरत हाल भारत और पाकिस्तान में बेहतर नहीं हो सकी। आज ही का दिन था 2004 में शुमाल मशरकी ईरान के अंदर चलती ट्रेन में धमाका हुआ, 300 हलाकतें हुई। 1927 में अमेरिका और कनाडा में सिफारती रवाबित का क़याम आज के दिन हुआ। साल 1848 दिन आज का जर्मनी में पहली कौमी असम्बली का इफ्तिताह हुआ, ऑफिशियली या सरकारी तौर पर। 1979 में आज ही के दिन सहारा रेगिस्तान में पहली और आखिरी मरतबा बर्फबारी हुई और इसके बाद 1979 से तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं हुआ। 1804 दिन आज का नेपोलियन को फ्रांस का शहंशाह करार दिया गया, 18 फरवरी की तारीख थी। 1614 में बादशाह जहांगीर ने आज ही के दिन मेवाड़ पर कब्जा किया। इसके चंद बरसों बाद 1685 में पुर्तगालियों ने मुंबई को अंग्रेजों के हवाले आज ही के दिन किया था। तारीख ये भी बताती है कि आज ही के दिन जिब्राल्टर में जबरदस्त तूफान से 100 से ज्यादा कश्तियां गर्क-ए-आब हुई, हजारों लोग मारे गए और जो लोग एक इलाके से निकलकर दूसरी जगह गए थे वो वापस 1828 के बाद यानी 2-2.5 बरसों के बाद भी वो आबादी वापस वहां नहीं लौट सकी। साल 1927 दिन आज का था जब अमेरिका और कनाडा के दरमियान सिफारती ताल्लुकात का आगाज बाकायदा तौर पर हुआ। 100 बरस तकरीबन दोनों के ताल्लुकात को मुकम्मल हो चुके हैं। 1888 आज ही के दिन अमेरिका में पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड बजा कर दिखाया गया, दिन आज का था। तो ये ग्रेगोरियन या अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक चंद अहम तरीन वाक़यात थे जो आपके सामने हिस्ट्री ऑफ द डे में रखे हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, न सिर्फ खबरें, तज्ज़िया और तबसरा होगा बल्कि स्पेशल सेगमेंट में आपकी बात भी सुनी जाएगी। आप कॉल करेंगे 9:40 के आसपास, लेकिन उससे पहले कई ऐसी खबरें हैं जिन पर तज्ज़िया और तबसरा करना ज़रूरी है। हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ इलाकों से ज्वाइन करेंगे, लेकिन कौमी खबरों पर आने से पहले हमने ये मुनासिब समझा आज दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर अहम तरीन वाक़यात रूनुमा हुए और कुछ बड़ी खबरें आ रहे हैं। तो शुरुआत ज़रा मशरक़ वस्ता की खबर के साथ भी करेंगे और साथ साथ सबसे पहले आपको टोरंटो लिए चलते हैं जहां पर एक हादसा हुआ है और अभी तक की इतलात के मुताबिक अगरचे बहुत कम लेकिन नुकसान ज़रूर हुआ है। इशफाक, चलिए बड़ी खबर ज़रा आपको बता दें कि दरअसल अल्लाह जिससे मेहरबान हो उसको कोई भी गज़न नहीं पहुंच सकती, वो किसी भी तरीके से हलाकत में नहीं आ सकता। और वो मिसाल आज उस वक्त देखने को मिली जब टोरंटो से वो तस्वीरें सामने आई जहां पर लैंडिंग के दौरान तैयारा जो है वो डगमगाया, गिरा, लेकिन इब्तिदाई खबरों के मुताबिक
इस तैयारे में तकरीबन 80 मुसाफिर सवार थे। ताहम इब्तिदाई रिपोर्ट जो सामने आई है उनमें 18 के करीब लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है, जिनमें 2 जख्मी जो है वो शदीद नाजुक हालात में बताए गए हैं, जबकि दीगर जो है वो बेहतर है, मैंने स्टेबल बताए गए हैं। लेकिन अब देखिए तैयारा लैंडिंग में है, यानी फास्ट फोर्स के साथ ये नीचे आ रहा है, तेजी के साथ नीचे आ रहा था और अचानक से लैंडिंग गियर या कुछ और मामला हुआ, डगमगाया और पूरा जहाज उल्टा। और उलटने के फौरन बाद रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जो वहां पर था उसको तेज कर दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। ताहम मुअज़्ज़ाती तौर पर किसी के भी हलाकत की अभी तक कोई भी खबर यहाँ टोरंटो से सामने नहीं आई है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 2 की हालत नाजुक है। 18 से ज़्यादा लोगों को बहिफाजत जो जख्मी थे उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया और बाकी बहिफाजत फ़िलहाल बाहर निकले हैं। अगरचे इसके फ़ौरन बाद टोरंटो के इस एयरपोर्ट पर मकामी इमरजेंसी सर्विसेज को मज़ीद मुतहरिक और फ़ाल कर दिया गया। ताहम इब्तिदाई तौर पर टोरंटो के शहर में एयरपोर्ट पर जो मुसाफिर तैयारा था लैंडिंग के दौरान उलट गया, कंप्लीटली उलट गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। ताहम किसी के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। आज तक आप देखेंगे तो एंटायर अमेरिका के बेल्ट में कई मरतबा आप देखेंगे कि कई लोग जो थे वो जख्मी हुए, कई लोग मारे गए और तैयारा जब गिरता है, टूटता है तो नुकसान कितना होता है वो सबके सामने होता है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल है क्या? तस्वीर थोड़ी देर पहले जो सोशल मीडिया और सरकारी ज़राअत टोरंटो के उन्होंने जो जारी की तो उससे ये साफ हुआ कि लोग जहाज से भी बाहर आ रहे थे, जख्मी हालात में ज़रूर थे, लेकिन बाय एंड लार्ज पीसफुली ये पूरा ऑपरेशन जो है वो कंक्लूड हुआ। डेल्टा एयरलाइंस का जहाज था जो उलट गया था। 18 लोगों के जख्मी होने की इतला, 2 सीरियस है। 80 लोग क्रू के समेत इस जहाज के अंदर मौजूद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आपको एक खबर जरा इजराइल से भी बता देते हैं, जहां पर फौजी सतह पर तब्दीलियां हुई हैं। और पिछले दिनों आपको याद होगा कि इसी प्रोग्राम में बताया था कि इजराइल के मौजूदा जो फौजी सरबराह थे वो मुस्ताफ़ी हो गए थे, क्योंकि 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था उसमें नाकामी का एतराफ़ करते हुए वो अलग हो गए थे। लेकिन इजराइल की फ़ौज में अहम पेशरफ्त उस वक्त हुई जब इजराइल ने बाज़ाब्ता तौर पर नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान कर दिया है और मेजर जनरल अयाल ज़मीर को अब जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो इजरायली फ़ौज के नए सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। ज़मीर की तकर्री का यह आखिरी मरहला था और इजराइल की बाज़ाब्ता तौर पर जो मीडिया ने भी अब तस्दीक की है कि आर्मी चीफ की तकर्री को मंजूरी सिक्योरिटी कैबिनेट की तरफ से दे दी गई। जनरल अयाल ज़मीर को इजरायली डिफेंस फोर्स का चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर करने की हतमी मंजूरी, जो सिर्फ डिफेंस कैबिनेट पर बहुत हद तक इन्हिसार करती है, वहां से हतमी फैसला हुआ और ये सबसे आखिरी मरहला था। बाकी मराहिल से उनके नाम पर मोहर लग चुकी है। रिपोर्ट से भी बताती हैं कि अयाल ज़मीर वजारत दिफा में डायरेक्टर जनरल के फ़राइज़ भी अंजाम दे चुके हैं। एक वसी तजर्बा है। उन्हें साबिक इजरायली फ़ौजी सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी के इस्तीफे के बाद आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया था, जबकि साबिक आर्मी चीफ ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास का हमला न रोकने के फौजी नाकामी तस्लीम करते हुए ओहदा छोड़ दिया था, मुस्ताफ़ी हुए थे और इसके बाद अब जनरल अयाल ज़मीर को जिम्मेदारी मिली है। तो ये एक नए सिरे से पेशरफ्त, इन पर बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि अब गजा का जो प्लान है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। हो सकता है कि कल जंगबंदी तोड़कर फिर से हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया जाए, उस तक इंतजार करना होगा। लेकिन जनरल अयाल ज़मीर को नया सरबराह मुकर्रर करके डिफेंस कैबिनेट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर मोहर लगा दी गई है। इधर सबकी नजरें बाज़ाब्ता तौर पर सऊदी अरब के अंदर भी हैं, उसके बाद ईरान की बात करेंगे। लेकिन सऊदी अरब के अंदर जहां पर अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा 2 दिन के दौरे पर पहुंच चुके हैं। एक अहम कॉन्फ्रेंस आज होने जा रही है। यूक्रेन, रूस, गजा और दीगर हिस्सों में मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। लेकिन अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की जानिब से सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात हुई है और 40 मिनट तक होने वाली मुलाकात में इतलात के मुताबिक इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतह के जो सूरत हाल है या मामलात हैं उस पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। सऊदी मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल सऊदी अरब के अंदर हुआ है और ख़बर यह भी है कि हो सकता है कि सऊदी अरब की जानिब से जो गज़ा प्लान है उस पर जो अभी तक एतराज़ात ज़ाहिर किए जा रहे थे, जो मुसलसल कहा जा रहा था कि किसी भी तरीके से गज़ा प्लान पर
कोई बात नहीं करने दी जाएगी। क्या उस पर कोई पेशरफ्त होती है या नहीं, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। लेकिन अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का रियाज के अंदर होना, सऊदी अरब के अंदर मुलाकात शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ करना, इस बात की गवाही दे रहा है कि मौजूदा वक्त में मसला फ़लस्तीन हो, दीगर मामलात हो, तफसीली तबादला ख्याल तो हुआ है, लेकिन क्या ये मुलाकातें रास्ता निकाल सकेंगी या नहीं। खबर ये भी है कि इस मुलाकात के दौरान वजारत ख़ारजा के अफसरान भी मौजूद रहे। इधर रूस के वज़ीर ख़ारजा भी सऊदी अरब पहुँच गए हैं। इलाकाई बैनुल-अक़वामी सूरत हाल में गजा या फ़लस्तीन का मसला इस वक्त सर अच्छा, इस दिनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत को देखेंगे तो उनकी अवलीन तरजीहात ये है कि रूस के साथ भी ताल्लुकात के थोड़े से बेहतर किया जाए, लेकिन सऊदी अरब को और नज़दीक लाया जाए ताकि जो कशीदगी इजराइल और सऊदी अरब के दरमियान है उसे किसी भी तरीके से कम किया जाए। लेकिन शहजादा बिन सलमान की तरफ से जो बात सामने रखी गई, उन्हें साफ कर दिया कि 2 रियासतों का क़याम वक्त की ज़रूरत है, अमन का क़याम वक्त की ज़रूरत है। ताहम जिस तरीके से ट्रंप इंतज़ामिया ने एक बड़ा प्लान खेला है कि गजा पट्टी और आसपास के इलाकों को बेचना है, वहाँ पर यहूदी आबादी को तैनात करना, ये किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं होगा। इस बीच मुलाकातों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया और आने वाले 2 से 3 महीनों के दौरान एक मेजर ब्रेक थ्रू हो सकता है। देखना होगा कि क्या सऊदी अरब एक तरफा तौर पर कोई फैसला लेगी या अरब लीग और दुनिया के मुसलमानों के साथ लेकर चलेगी, एक बड़ा सवाल इस वक्त होगा। लेकिन अमेरिका की भी तैयारियां हैं, रूस की भी तैयारियां हैं, इस बीच चीन अपनी तमाम तर तैयारियां पाकिस्तान से मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश में भी है। तो ये थी बात जनाब एक और बड़ी खबर की कि सऊदी अरब में जो इस वक्त चल रहा है सियासी महाज पर। लेकिन जरा बात ईरान की भी आपको बताते हैं। ईरान और इजराइल के बीच में नोकझोंक का सिलसिला जारी है। इस बीच जहां गुज़श्ता दिनों अमरीकी अखबार ने यह रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, न्यूक्लियाई तंसीबात को तबाह किया जा सकता है। बयान और पलट बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। ईरान की तरफ से इजराइल को कड़ी वार्निंग देते हुए कहा गया कि तेहरान के न्यूक्लियर असासों की ओर अगर देखा गया तो इसके नताइज इंतहाई संगीन हो सकते हैं। ईरान ने अमेरिका और इजराइल की जानिब से मुसलसल जो एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक धमकियां दी जा रही है, बयानात दिए जा रहे हैं, उस पर सख्त रद्दअमल दिया है और कहा कि दोनों मालिक इस मामले में खबरदार हो जाएं। ईरान किसी भी हद तक एटमी प्रोग्राम का दिफा करेगा और वो इस दिफा को जारी रखने में किसी किस्म की हिचकिचाहट का शिकार नहीं होगा। कल एक बड़े अमरीकी अखबार की तरफ से, बल्कि परसों भी दावा किया गया कि बाज़ाब्ता तौर पर एक खतरनाक मंसूबा, एक खतरनाक प्लान तरतीब दिया गया है जिसमें ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि इजराइल और अमेरिका के निशाने पर हो सकता है। लेकिन ईरान के मुताबिक उसको यह हक हासिल है कि वो किसी भी हालत में अपने एटमी प्रोग्राम पर कोई कमजोरी नहीं दिखाएगा, दिफा करेगा। और इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के बयान के फौरन बाद ये सख्त तरीन रद्दअमल ईरान की जानिब से सामने आया है। चलिए, इससे पहले बैनुल-अक़वामी खबरों से मकामी खबरों की तरफ आएँ। दारुल हुकूमत दिल्ली आपको ले चलें कि, लेकिन एक खबर ज़रा आपको बताते चलें कि तालिबान की तरफ से भी दुनिया भर के मुख्तलिफ मालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, मुख्तलिफ शोबों में तामीर और तरक्की को यकीनी बनाया जाए, इस सिलसिले में दौरों का आगाज़ कर दिया है। पहला दौरा खित्ते से बाहर तालिबान के पहले वफद का है और इस वक्त ये वफद ईरान के अंदर, माफ़ कीजिएगा, जापान के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर इतलात के मुताबिक आला तालीम, खारजा उमूर और मईशत के वजारतों के हुकाम इस वक्त मौजूद हैं। और ये पहला ऐसा मौका होगा कि इक़्तिदार में आने के बाद, काबुल के अंदर जिम्मेदारियां संभालने के बाद, 15 अगस्त 2021 के बाद पहली मरतबा अफगानिस्तान का कोई बड़ा डेलीगेशन या वफद काबुल से बाहर गया हो। 1 हफ्ते का दौरा है। अफगानिस्तान वफद में हायर एजुकेशन के जो वजीर हैं, खारजा उमूर और मईशत की वजारतें, इनके डेलीगेशन शामिल हैं। और रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि तालिबान मुतद्दिद मामलात जिनमें टेक्नोलॉजी है, इंसानी इमदाद के हुसूल के बारे में तफसीली बातचीत होगी और जापान के हुकाम के साथ सिफारती ताल्लुकात पर बातचीत होगी। हो सकता है कि इस दौरे के बाद जापान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक्सेप्शन के साथ इमदाद का भी ऐलान तालिबान के लिए हो सकता है। और ख़बर यह भी है कि जापानी वजारत खारजा ने फौरी तौर पर इस मामले पर अगरचे तबसरा नहीं किया है, लेकिन एक बात ज़रूर जो सरकारी मीडिया तस्दीक जिस बात की कर रहा है कि जो इमदाद की ज़रूरत जो अमेरिका की जानिब से रोक दी गई थी, बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जिसमें मुश्किलात पैदा की गई थी ख़ास तौर से तालिबान हुकाम के लिए, उन मुश्किलात को दूर करते हुए
मुख्तलिफ शोबों में तो बात होगी ही, अच्छा, लेकिन माली तौर पर भी तालिबान ने ताउन। इसमें एक चीज जो हिकमत अमली अडॉप्ट की 2021 के बाद, पहले इंटरनल सिस्टम को मजबूत किया और इंटरनल सिस्टम के साथ मजबूती के साथ जो आसपास के मुल्क हैं जिनमें पाकिस्तान भी है, उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर और धीरीना मामलात को हल करने की कोशिश की। अगरचे सफारती महाज पर अभी ज़्यादा कोई सफारती ताल्लुकात तालिबान के नहीं है, बहुत सारे मुल्कों ने डायरेक्टली इनको एक्सेप्ट भी नहीं किया, लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने उन बड़े मुल्कों का सफ़र शुरू किया जिनमें जापान है, जहाँ से वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी भी लाएंगे, एजुकेशन रिफॉर्म भी करेंगे, दीगर चीज़ें भी करेंगे, ये एक मस्बत पहलू है जो दुनिया भर के अंदर माना जा रहा है। और इस तरीके से तालिबान जो है अपने पहले गैर मुल्की सफारती मिशन पर है और मुबस्सिरीन का मानना है कि जिस मिशन के साथ तालिबान ने काम शुरू किया है, मुस्तकबिल करीब में अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क की मजबूत हैसियत बहाल कर सकता है और अपने बलबूते पर बहुत सारे मामलात को चला सके, जिस तरीके से अभी इंटरनल इश्यूज़ पर उन्होंने काम किया। अच्छा, वो जब आप तालिबान के कुछ वीडियोस देखते हैं, अफगानिस्तान के कुछ वीडियोस देखते हैं, तो वो जो वीवीआईपी वाला कल्चर है, गाड़ियों वाला कल्चर है, वो आपको बड़ा कम यहाँ पर नज़र आएगा और बड़ा काम एंड क्वाइट हुकूमत आपको नजर आएगी। 2021 के बाद दुनिया भर की नजरें इस पर है कि क्या वाकई तौर पर ये तालिबान के लीडर जो हैं ये मुल्क को चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। तो फिलहाल सूरत हाल ये है कि सख्त तरीन हालात के बावजूद भी तालिबान मुस्तहकम और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा और दुनिया भर की लीडरशिप के सामने अपनी बात भी रख रहा है। फटाफट से जरा नादारुल हुकूमत दिल्ली चलते हैं, जहां से हम आपको ये भी बताते चले कि मेहमान की आमद थी और मेहमान रात देर गए आ चुका है और आज वीवीआईपी मेहमान वजीर आजम और सदर हिंद के साथ भी मुलाकात करने जा रहा है। कतर के डेलीगेशन की वफद, कतर का डेलीगेशन जो है वो रात देर के नई दिल्ली पहुंचा है। कतर के अमीर तमीम बिन हामिद वो नई दिल्ली पहुंच चुके हैं, भारत के दौरे पर है और इस दौरान इतलात और ख़बर ये है कि आज रात को कतरी डेलीगेशन जो है ये वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेगा, सदर हिंद के साथ भी डेलीगेशन जो है वो मुलाकात करेगा। तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से वालिहाना इस्तकबाल एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म ने कतर के डेलीगेशन का किया है और ये बॉडी लैंग्वेज खुद बता रही है कि आने वाले दिनों में ये जो बॉन्ड है ये किस तरीके से मजबूती के साथ आगे जो है वो बढ़ सकता है। वजारत खारजा के तर्जुमान की तरफ से बयान जारी करते हुए साफ कर दिया गया है कि ये पार्टनरशिप जो डील्स आज दिन में होनी है ये मल्टी लेवल पार्टनरशिप्स हैं और यहाँ पर न सिर्फ हम सन्नती इनकलाब, कल्चरल एक्सपेंशन और दीगर मामलात पर गुफ्तगू करेंगे, बल्कि सरमायाकारी के हवाले से भी एक अहम तरीन फैसला जो है वो हो सकता है। कतरी अमीर के हमरा आला सतही डेलीगेशन है जिनमें कुछ वुज़रा है, सीनियर ऑफिशियल्स है और बिजनेस लीडर्स भी यहाँ पर आ चुके हैं। नई दिल्ली में रात देर गए उनका इस्तकबाल एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल के हिसाब से वज़ीर आज़म साहब ने खुद किया है। चलिए, आज शाम दौरे के हवाले से मजीद तफसीलात अब तक पहुंचाएंगे क्योंकि डिनर के मौके पर मुलाकातें भी होनी है, मुलाकात होनी है और मुख्तलिफ शोबों में तामीर तरक्की के हवाले से बात होगी। और आज सबको बताते चलें कि सदर हिंद और वज़ीर आज़म के साथ भी बराह रास्त मुलाकातें राष्ट्रपति भवन के अलावा हैदराबाद हाउस में होनी है। इससे पहले ब्रेक पे जाएं खबर और दारुल हुकूमत दिल्ली से, जहां रात देर गए एक फैसला हुआ और नोटिफिकेशन भी इस सिलसिले में जारी कर दी गई और आज बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली मुल्क को नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिल गया है। रात देर गए जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो पता चला 1988 बैच के सीनियर IAS ऑफिसर ज्ञानेश कुमार, जो वजारत दाखिला में वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ भी मुलाकात माफ कीजिएगा काम करने का उनका एक वसी तजुर्बा है, उनको नए CEC के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। और आज ही यानी 18 फरवरी को दोपहर एक बड़ी तकरीब है जहां पर राजीव कुमार जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो जब रिटायर हो रहे हैं तो अलविदाई तकरीब उनके लिए हो रही है, लेकिन साथ साथ ज्ञानेश कुमार आज से जिम्मेदारी संभाल लेंगे। नए चीफ इलेक्शन कमीशन की तकर्री रात देर कर दी गई है। 26 जनवरी सन 2019 तक उनकी तकर्री रहेगी। अगरचे कांग्रेस जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी, उनकी तरफ से लगातार इस मामले पर एतराज़ किया गया था और मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया था कि CEC की तकर्री को तब तक रोका जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट जो है उस केस की सुनवाई मुकम्मल नहीं करता है जिसमें तकर्री के मामलात पर एतराज़ किया गया है। ताहम ये साफ कर दिया गया कि न सिर्फ
गणेश जी नए सीईसी होंगे, बल्कि विवेक जोशी 1989 बैच हरियाणा काडर के आईएएस अफसर जो है वो उनके साथ एक और इलेक्शन कमीशन भी तैनात कर दिए गए हैं। 26वें सीईसी कुमार जो है इनका ताल्लुक इनके सामने बिहार का असेंबली इलेक्शन होगा, इनके सामने केरला भी है, पौंडीचेरी भी है, 2026 में होने वाले इलेक्शंस हैं। इनके सामने तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस भी होंगे जो 2026 में होंगे। याद रखिएगा गणेश कुमार साहब ने जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट की अमल दरामद में एक कलीदी रोल निभाया था। यानी जब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारा बना, इसकी इंप्लीमेंटेशन और दीगर चीज़ों में वजारत दाखिला में इनका एक कलीदी रोल रहा है। और उसके साथ साथ राम मंदिर मामले में भी गणेश कुमार साहब का एक मेजर रोल है जो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो साउथ ब्लॉक के अंदर भी इनका एक असर जो है वो रहा है। आईआईटी कानपुर से भी पास आउट रह चुके हैं और इनका एक वसी तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। और फाइनली वजारत दाखिला, वजारत दिफा के बाद वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर के साथ भी राब्ते में रहे, काम किया, वहां पर भी फाइनली अब सीईसी नामजद कर दिए गए हैं और आज से बाज़ाब्ता तौर पर अपने ओहदे का ये जो है वो चार्ज संभालने जा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहां पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो खबरों का सिलसिला और आगे बढ़ाएंगे। बात जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात की करेंगे, मौसम के मिजाज से खबर का आगाज करेंगे और बताएंगे कि सब सोने में भी आग लगी हुई है। न सिर्फ यहां रुकेंगे बल्कि दारुल हुकूमत दिल्ली भी आपको लिए चलेंगे, जहां पर आज जम्मू कश्मीर के हवाले से इंतहाई अहम तरीन दिन है। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
चलिए जनाब, ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके, और सलाम जेके में खबरों के सफ़र को बढ़ाते हैं आगे और बात करते हैं मौसम के मिजाज की। जहां खुश्क साली ने एक नई परेशानी हमारे सामने रखी है, वहीं पर इतलात और ख़बर ये है कि आज से मौसम का मिजाज बदल सकता है। मरकज़ी और रियासती महकमे मौसमियात की पेशगी इतला के मुताबिक आज से मगरबी हवाओं का असर बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर दिख सकता है और 2 दिन तक ये सिलसिला जो है वो जारी रह सकता है। और बालाई इलाकों के अंदर जहां हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान 19 जनवरी से शुरू हो जाएगा, जो 20 जनवरी की बाद सपहर तक रह सकता है। वादी कश्मीर और जम्मू के बालाई इलाकों के अंदर बारिशें हो सकती हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं और कुछ मकामात पर बर्फबारी का भी इम्कान लगाया जा रहा है। चिनाब वादी, साउथ कश्मीर के कुछ इलाके जहां पर 10 इंच के आसपास बर्फबारी होने की इम्कान है। और इसी तरीके से जब मगरिबी हवाओं की हम बात करते हैं तो अब की बार ये मगरिबी हवाएं अफगानिस्तान से होते हुए 19 फरवरी से शुरू होंगी और 19 फरवरी को ये बालाई इलाकों के अंदर होगी और 20 में मैदानी इलाकों तक आ सकती है, जिसकी वजह से जम्मू समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है। चिनाब वादी, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा के अंदर भी अब की बार बारिशों का इम्कान लगाया गया है और ये जब तेज हवाएं चलेंगी मतला अबर आलूद रह सकता है तो कई मकामात पर पत्थर खिसकने का सिलसिला भी हो सकता है। शूटिंग स्टोन्स वाला या लैंडस्लाइड वाला जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर 20 फरवरी के आसपास कई इस तरीके के हादसा हो सकते हैं। ये पेशगी इत्तला होती है। और अब इस पेशगी इत्तला के बीच आज सुबह जम्मू से लेकर श्रीनगर तक आप देखेंगे तो मतला कई मकामात पर अबर आलूद है, ताहम अभी तक कहीं से भी बूंदाबांदी की कोई भी इत्तला हमारे पास मौसूल नहीं है। जी आसिफ। मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ हैं, डायरेक्टर महकमा मौसमियात श्रीनगर दफ्तर से हमारे साथ ज्वाइन किए। बहुत शुक्रिया, खुशामदीद मुख्तार साहब। क्या कोई अच्छी खबर इस खुशसाली के बीच लोगों को मिलने जा रही है या मिलेगी? आज क्या एक्सपेक्ट करें, मौसम बदलेगा या नहीं, जो कल और परसों हम सुन रहे थे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, मौसम अभी मुसलसल ड्राई चल रहा है, खुशक चल रहा है पिछले कई हफ्तों से जी। और जो एक्टिविटी पॉसिबल है अभी खासकर 19 रात से लेकर लगभग 20 शाम तक या 20 लेट इवनिंग तक रह सकता है। और इस बीच जो है बारिशें अमूमन जम्मू डिवीजन के अंदर रहेंगे और जो बर्फबारी खासकर चिनाब वैली के पहाड़ी इलाकों के अंदर, इसी तरह साउथ कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है देखा जा सकता है लगभग 4, 5, 6 इंच से लेकर 10 इंच तक की बर्फबारी। और इसी तरह आवाज जरा ठीक कर दीजिएगा। जी मुख्तार साहब। हेलो। जी कंटिन्यू करें। हाँ, और इसी तरह यहाँ खासकर नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं, लगभग 3-4 इंच से लेकर 6-7 इंच तक की बर्फबारी। और मैदानी इलाकों के अंदर अमूमन बारिशें रहेंगे, खासकर वैली के अंदर भी और जम्मू डिवीजन के अंदर भी बारिशों के साथ साथ थंडरस्टॉर्म और कुछ एक जगहों पे थोड़ी सी तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी 25 इवनिंग तक जो है वेदर अमूमन ड्राई रहेगा। फिर 25, 26, 27 के दरमियान एक स्पेल फिर से जो थोड़ा सा मॉडरेट इंटेंसिटी का लग रहा है अभी के हिसाब से, तो एक अच्छा स्पेल हो सकता है अगर कंडीशंस या जो फोरकास्ट इसी हिसाब से बना रहा तो। बट इट कैन इंटेंसिफाई या वीक इन कमिंग डेज ऑल्सो। तो इसमें हम कमिंग डेज में और बेहतर बता पाएंगे, खासकर 22nd, 23rd के आसपास। लेकिन एक सिस्टम जो है फिर से खासकर 25, 26, 27 के दरमियान। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार अहमद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और हो सकता है कोई अच्छी खबर मिले, बता रहे थे। ये तस्वीरें तो आप पिछले दिनों की, लेकिन उसके बाद वैसी सूरत हाल नहीं बनी। खास तौर से जनवरी के जो आखिरी लम्हात गुजरे उसके बाद मुसलसल उम्मीद तो की जा रही है, मगर कोई बड़ी मौसमियाती तब्दीली ना देखने को मिली, ना ऐसी सूरत हाल बनी। आज और कल मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सूरत हाल बदल सकती है। कल एक अच्छी खबर गुरेज, पीर की गली और आसपास के हिस्सों से उस वक्त मिली जब मुख्तलिफ इलाकों में कम ही सही लेकिन बर्फबारी की सफ़ेद चादर अलग अलग मकामात पर बिछी। लेकिन खुश्क मौसम के बीच आग के वाक़यात या आतिशज़दगी के भयानक वाक़यात या वारदातें कह लीजिए मुख्तलिफ इलाकों में नुकसान पहुँचा रही हैं। वस्ती कश्मीर, जनूबी कश्मीर, सूबा जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से इतलात मौसूल हुई कि भारी नुकसान गुज़श्ता 48 से 72 घंटों में जम्मू कश्मीर ने उठाया है। तराल के अंदर जहां रात देर गए हमने आपको अपडेट किया था कि एक जगह आग पर काबू पाया तो दूसरी जगह आग लग गई। और ऐसी सूरत हाल में इंतजामिया के सामने भी ऑप्शंस बहुत कम रह जाते हैं।
मकामी सतह पर कई लोग आगे आए, बाहर निकले, जिन्होंने रजाकाराना तौर पर आग बुझाने की कोशिशें तो की, लेकिन मुकम्मल तौर पर आग से बचा जाए या नुकसान कम से कम हो, वैसा कुछ हुआ नहीं। 24 घंटों में निस्फ दर्जन से जायद ऐसे मकामात, त्राल के तकरीबन 5 से 6 ऐसे गांव जहां पर आग लगी। कुछ तस्वीरें कल की, कुछ रात देर गए की हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर तकरीबन आज के वक्त में भी 21,387 स्क्वायर किलोमीटर जो रकबा है वो जंगलात का है। और ये तस्वीरें आपके सामने एक जंगलात के इलाके की, उधमपुर की हैं। आग लगी तो आग बुझाने का तरीकाकार क्या है वो कल हम मुकम्मल तौर पर डिस्कस कर चुके हैं माहिरीन के साथ और इस प्रोग्राम में भी। और उसके बाद से भी पूरे दिन तकरीबन यही सूरत हाल रही। मुख्तलिफ इलाकों में सब सोना बुरी तरह मुतासिर हुआ है गुज़श्ता 48 घंटों में। सिर्फ साउथ कश्मीर नहीं, जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में, कठुआ और बनी बसोली से भी इतलात मौसूल हो रही हैं। इस वक्त भी कंफर्मेशन हो रही है कि कुछ एक मकामात पर आग लगी। नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर रात देर गए खबर मौसूल हुई कि पीर पंचाल के एक वसी जंगलात के अंदर आग नमूदार हुई। अगरचे वक्त गुजरने के साथ साथ कम होती चली गई क्योंकि बालाई इलाकों के अंदर हल्की बारिश ने थोड़ी सी राहत पहुंचाई है, उस हिसाब से चीज़ें बची हैं। लेकिन दूसरी तरफ पिछले दिनों का एक सर्वे आपको याद होगा कि ऐसी सूरत हाल बनेगी जिसका वाज़े खुलासा किया गया था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जानिब से। उस वक्त कहा गया था कि 30 जनवरी तक, लेकिन फरवरी का महीना भी इस तरह की बुरी खबरें मुख्तलिफ इलाकों से सुनाएगा या देखने को मिलेगा, शायद ये तवक्को नहीं की होती। इस वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जब आपको ये खबर हम बता रहे हैं, निस्फ दर्जन से जायद मकामात हैं जहां अब भी मुकम्मल तौर पर आग पर कंट्रोल नहीं किया जा सका है। त्राल चलेंगे, शेख कौसर भी हमें इशफाक ज्वाइन कर। एक तरफ से आग लगी हुई है, बुझाने की अपनी तदबीरें हो रही है। सवाल इस पर भी है कि क्या इस तरीके से बुझाया जा सकता, नहीं बुझाया सकता। ताम खबर ये है कि नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस, लोकल लोग, फॉरेस्ट के, वाइल्ड लाइफ के और सिटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जो है वो इस पर लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से ये जो आग इस वक्त बुरी तरह से नॉर्थ साउथ के अंदर फैली हुई है इस पर काबू पाया जा सके। ताहम मौसम की जब बात हो रही है, आग लगने की जब बात हो रही है तो मुसीबत और भी बढ़ रही है। और वो बात बिजली के हवाले से है, बरकिराव के हवाले से है। और इतलात और ख़बर ये है कि हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट जिस पर एक बड़ा इन्हिसार जम्मू कश्मीर का है और नाज हुआ करता था कि हम जी बहुत ज़्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं, सूरत हाल ये है कि खुश्क मौसम, नदी नालों में पानी का बहाव कम और इस बीच बिजली की आंख मचोली भी तेज़ी के साथ बढ़ रही है क्योंकि हाइड्रो पावर जनरेशन मुसलसल घट रही है। और इतलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर 84% कमी बिजली की पैदावार में, मकामी बिजली की पैदावार में हुई है। 2050 मेगावाट जनवरी में जो पैदा होती थी वो फरवरी में 190 मेगावाट पर आ गई है। यानी अगर हम जनवरी में कहीं गुड़ पुष्कर में थे 250 मेगावाट बना ही लेते थे, ये मजीद डाउन हो गई, 190 मेगावाट पर फरवरी में आई है। और मजीद इसमें गिरावट आ रही है क्योंकि जो पानी बहता है, जहां पर ये टर्मिनल्स लगाए गए हैं, जहां पर ये पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, वहां पर उस रफ्तार के साथ पानी आ नहीं रहा है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमारे जिम्मेदार हैं उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां एक अच्छा खासा पोटेंशियल था, हम 1200 मेगावाट हाइडल पावर प्रोजेक्ट कैपेसिटी हमारी थी, 900 मेगावाट बगलिहार से हम ले रहे थे। लेकिन इन दिनों सूरत हाल ये है कि वादी चिनाब के अंदर जो पीने का पानी है, अपनी परेशानी तो है, लेकिन चिनाब का जो बहती रवानी थी, जो रफ्तार थी, वो भी तकरीबन घट रही है। कई मकामात पर सूरत हाल अबतर बन चुकी है। जहलिम की सूरत हाल आपके सामने है कि सतह साफ साफ नज़र आ रही है कई मकामात पर। अशम के मुकाम पर आप जाएंगे तो पानी का बहाव बिल्कुल कम है। अब इतलात यह है कि झील वोलुर, जिसके लिए हम कह रहे हैं कि एशिया की सबसे बड़ी झील है, वहाँ पर भी पानी की सतह में कमी की खबरें और इतलात सामने आ रही है। अगरचे सरकारी तौर पर अभी इस बात की तस्दीक नहीं हुई है कि कितना फीसदी कम पानी हुआ है, लेकिन इतलात ये है कि वोलुर का पानी भी उस सतह पर नहीं है जिस सतह पर माह जनवरी में हुआ करता था, फरवरी में हुआ करता था। कमी वहां पर भी देखने को मिली है। और मुसलसल अगर ये सूरत हाल बनी
पीने के पानी की किल्लत तो होगी ही, हॉर्टिकल्चर तो परेशान होगा ही, एग्रीकल्चर सेक्टर पर असर तो होगा ही, हमारी बिजली की आंख मचोली और ज़्यादा बढ़ेगी और मौजूदा हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलें और भी पैदा हो सकती हैं। चलिए, ये तो बिजली के हवाले से बात थी। अब ज़रा और आगे बढ़ेंगे और बात जब बिजली की हो रही है तो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के इक़दामात इंतज़ामी सतह पर उठाए जाते हैं। इस दरमियान जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक ज़बरदस्त हंगामा हुआ जब दोनों प्रोविंसेस के अंदर ख़ास तौर से श्रीनगर और जम्मू से शुरुआत हुई, वही मीटर्स की तनसीब के साथ। स्मार्ट मीटर्स लगेंगे तो बिजली महंगी हो जाएगी, किराया ज़रूरत से ज़्यादा आएगा और ये सारे तरह के हमने इल्ज़ामात महकमे पर उठते हुए देखे। कुछ एक जगहों पर बेहतरी भी हुई और ये हम नहीं बल्कि आदाद शुमार कहते हैं। जम्मू कश्मीर के दोनों प्रोविंसेस में एज़ कम्पेयर टू जम्मू प्रोविंस, कश्मीर वादी में जो मीटर्स लगे या मीटर्स की तनसीब हुई, स्मार्ट मीटरों ने महकमे को नुकसान से बचाया और शहरियों को भी बहुत हद तक। आज बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तस्दीक मुतलकीन करते हैं कि डिजिटाइजेशन से आमदनी में तकरीबन 28% तक का इजाफा मीटरिंग के सबब हुआ जब से स्मार्ट मीटर्स लगे और 5% बिजली की बचत हुई। मुतलका हुकाम इस बात की तस्दीक करते हैं। ये भी पता चलता है कि जो पहले नुकसान हो रहे थे स्मार्ट मीटर से या मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो मीटर्स लगाए गए और आज भी लग रहे हैं, कई एरियाज़ को कवर किया गया और 1 लाख का वो जो टारगेट था वो भी सेट था। नुकसानात में तकरीबन 46.11% की कमी मुतलका हुकाम के मुताबिक या अथॉरिटीज़ के मुताबिक हुआ है। इसके अलावा कुल आमदनी की आप बात करते हैं तो स्मार्ट मीटर्स जब से लगे हैं कॉरपोरेशन के मुताबिक 1357.63 करोड़ रुपए तक उनकी कुल आमदनी पहुंची है, जो माली साल 2023 और 23-24 के इसी अरसे में 1059.8 करोड़ रुपए से 28.19% ज्यादा है। और सबसे ज्यादा इजाफा घरेलू सार्फिन जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनके जुमरे में देखा गया है, जहां आमदनी में अथॉरिटीज के मुताबिक तकरीबन 38.6% का इजाफा हुआ, जो 532.72 करोड़ रुपए से बढ़कर 738.33 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मुतलका महकमा ये भी बता रहा है कि ये इजाफा बिजली की खपत में कमी के बावजूद घरेलू बिलिंग के बेहतर वसूली और सार्फिन की बढ़ती हुई दिलचस्पी की अक्कासी करता है। कमर्शियल या आम सार्फिन ने भी आमदनी में अहम किरदार अदा किया है। जो रेवेन्यू बढ़ा है उसमें कमर्शियल जो कंज्यूमर्स हैं उनका भी एक कलीदी किरदार है। श्रीनगर चलेंगे, सैयद इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान फाजिल, स्मार्ट मीटर्स जब लगे थे तो उस वक्त काफ़ी हंगामा हमने देखा था पूरे खित्ते के अंदर और मौजूदा वक्त में ये सूरत हाल है कि डिपार्टमेंट आज इस बात की तस्दीक कर रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन उस ट्रैक पर आ गए हैं जहां पर महकमे को फ़ायदा हुआ है। कैसे, क्यों और आदाद शुमार जो वजाहत कर रहे हैं ये किस हद तक दुरुस्त है? क्योंकि जहां तक हमें याद है वादी कश्मीर हो, जम्मू हो, स्मार्ट मीटरों की तनसीब का सिलसिला जब शुरू हुआ था या स्मार्ट मीटर्स लगाने का जब मंसूबा जो है वो मंजर आम पर आया था तो उस वक्त काफ़ी हंगामा बरपा था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ क्या चीज़ें वाकई में इतनी बेहतर हो गई? देखिए आसिफ साहब, जहां तक आपने भी फरमाया पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो चीजें बेहतर हुई है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बनता है डिजिटलाइजेशन मीटर्स को लेकर। जब से पावर डिजिटलाइजेशन के साथ जुड़ा और उसके साथ साथ इंसुलेशन वायर्स हुई, हुकिंग रुकी या कह सकते हैं कि बिलिंग के मामला जिस तरीके से अब ऑन ट्रैक आए, उसका साफ तौर पर क्रेडिट जाता है डिपार्टमेंट को। एक साइड से अगर जिस तरीके से वो इंक्रीज के बारे में या रिफ्लेक्शन के बारे में जो बोल रहे हैं, डोमेस्टिक बिलिंग्स के साथ साथ जो उनको कंज्यूमर इंटरेस्ट खास तौर पर जो एनर्जी कंजप्शन के साथ जुड़ते थे या कमर्शियल जनरल कंज्यूमर्स की जो कंट्रीब्यूशन होती थी, उसका जो रेवेन्यू होता था, आप देख लीजिए जो चीज कल तक मैं कहूंगा कि दिखाई नहीं दे रही थी, आज वो एक अच्छे स्केल पर दिखाई दे रही है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर मैं बात करूंगा, जो 9.83% था वो तकरीबन जो है मैं कह सकता हूं कि उसका रेवेन्यू 132 से 145 करोड़ पर पहुंचा है। यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को लेकर मैं बात करूं, जितने भी कैटेगराइज इंक्रीजमेंट है ये रेवेन्यू वहां से भी जनरेट हुआ है, क्योंकि इसका इफेक्ट रिडक्शन के साथ साथ एनर्जी कंजप्शन पे भी हुआ। क्योंकि हर साल हम देख रहे थे कि फिगर्स जो है वो डाउन हो रहे थे, बिजली की कटौती तो थी मगर साथ साथ कोई ऑन टाइम रिकॉर्ड नहीं था। अब जब से ये मीटर्स लगे हैं, मीटर्स के मामला लगे हैं, तो कह सकते हैं तब से रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है और बिजली की कंजप्शन भी दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू डेटा एनर्जी कंजप्शन, इसके साफ तौर पर अगर मैं अप्रैल से नवंबर 2024 को लेकर बात करूं,
जो चीज आप मान के चले यानी यूनिट्स को लेकर, मिलियन यूनिट्स को लेकर, उसमें 649 से यानी 6154 जो था वो 6495 मिलियन यूनिट्स पर चला गया। यानी एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रेशियो को लेकर एक टेक्निकल कमर्शियल जो एटीएस लॉसेस देखता था वो खत्म हो गई है, वो रिडक्शन पे आ गई है। साथ ही साथ चीफ इंजीनियर जो डिपार्टमेंट के हैं आकिब वहीद देवा जी, उनका भी मानना है सिग्निफिकेंट इंक्रीज जो है रेवेन्यू अक्रॉस ऑल सेक्टर्स है, न बल्कि एक सिंगल सेक्टर है। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ जो सर्विसेज थी उसमें एक स्ट्रेंथ पाई गई है। रेवेन्यू सिस्टम तो है मगर स्ट्रेंथ पाई गई है उसमें। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर मैं बात करूं, स्टेबिलिटी को लेकर बात करूं, या सप्लाई जो कंज्यूमर्स को दी जाती थी उसमें भी बढ़ोतरी आई है। तो डिपार्टमेंट का मानना है जितने भी टेक्निकल लॉसेस होते थे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वो खत्म हो गए हैं। पावर थेफ्ट की चीजें खत्म हो गई है। बिलिंग के जो मामला थे वो ऑन टाइम हो गए हैं और पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया है ओवरऑल लैंडस्केप ऑफ कश्मीर के साथ साथ बेटर एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। इसका मतलब साफ है एक सक्सेसफुल और एनर्जी सेक्टर के साथ रिडक्शन जो है वो दिखाई दे रही है। पावर जनरेशन के साथ साथ एनवायरमेंटल का भी इम्पैक्ट है। तो इसका मानना यह है कि आप लोगों को ये भी जहन में है कि अगर हम बिजली का फीस नहीं भरेंगे डेटा सेंटर से स्विच डाउन हो जाएगा, तो इसका मतलब चोरी भी नहीं करनी है, बिजली का उतना इस्तेमाल करना है जितना उन्हें चाहिए और राइट टाइम पर बिल की अदायगी भी हो। चलिए बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात हो रही थी कि जनाब डिजिटलाइजेशन से फ़ायदा हुआ है जेपीडीसीएल, केपीडीसीएल, पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को, क्योंकि बड़ी चीज़ें जो है वो रुक रही है। और हम देख रहे हैं कि जब हमारे साथ भी कॉलर्स बात करते हैं वो कह रहे हैं कि जनाब यहाँ तो अभी वो पुरानी लाइनें इनको हटा दीजिए, इंसुलेटेड वायर लगा दिए ताकि हुकिंग ना हो, और हुकिंग नहीं होगी तो एक सिस्टम मेंटेन होगा। और ये जो नई आवाज़ और बात आ रही है इससे कहीं ना कहीं राहत अब केपीडीसीएल, जेपीडीसीएल और पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को भी मिल रही है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा दारुल हुकूमत दिल्ली की करते हैं, जहां पर वज़ीर दाखिला की सरबराही में जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक एक अहम तरीन इजलास तलब किया गया है। और ये पहला मौका होगा कि दाखिला वजीर मीटिंग करेंगे और रियासत के वजीर आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके शाना बशाना नई दिल्ली के अंदर मौजूद रहेंगे। अमित शाह की सरबराही में आज नए क्रिमिनल लॉज को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो नए क्रिमिनल, पूरे मुल्क के अंदर जो क्रिमिनल लॉज लग रहे हैं उनको लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उसको लेकर एक आला सती इजलास तलब किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला इस आला सती इजलास में नई दिल्ली के अंदर मौजूद रहेंगे। और इत्तलात और खबरों के मुताबिक सुबह 11 बजे ये इजलास वजारत दाखिला नॉर्थ ब्लॉक के अंदर तलब किया गया है। रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला नई दिल्ली के अंदर पिछले 2 दिन से मौजूद है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी कल रात देर गए ही नई दिल्ली पहुंच चुके थे। रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस बात की तस्दीक की है कि उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर दावतनामा मिला है वजीर दाखिला की तरफ से कि इस अहम इजलास में आकर वो शिरकत करें। इधर रात देर गए वजीर ममलिकत बराए दाखिला जय किशन रेड्डी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की है। वजीर ममलिकत बराए दाखिला जी किशन रेड्डी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ रात देर गए नई दिल्ली के अंदर मुलाकात की है और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल, मिनरल और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल जहां एक तरफ से किया गया है, वहीं पर आज का दिन इंतहाई अहम है जहां पर BSSB जो नया भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा समिति BNSS है उसे किस तरीके से लागू किया जाए और जो IPC है इंडियन पैनल कोड के साथ साथ जो दीगर मामलात है जो तरमीमें की गई हैं उन्हें किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया जाए। एविडेंस एक्ट 1872 की तब्दीली हुई है, क्रिमिनल लॉज को दोबारा चलाया गया और पूरे मुल्क के अंदर कहा जा रहा है कि 1 जुलाई से बाज़ाब्ता तौर पर यह नाफिजुल अमल होंगे, लेकिन उससे पहले होमवर्क और ग्रॉस रूट वर्क जो है वो शुरू कर दिया गया है। और इस ज़मन में जहाँ मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए दाखिला के साथ, लेफ्टिनेंट गवर्नरों के साथ दाखिला वजीर मुलाकात कर रहे हैं, वहीं पर आज 11 बजे अहम तरीन इजलास नई दिल्ली के अंदर मुनक्किद हो रहा है जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मौजूद रहेंगे, वजीर आला उमर अब्दुल्ला मौजूद रहेंगे, अमित शाह वजीर दाखिला इसकी सरबराही करेंगे, डायरेक्टर जनरल नलिन प्रभात और दीगर जिम्मेदारान को भी जम्मू कश्मीर से यहाँ पर तलब कर दिया गया है। 11 बजे नॉर्थ ब्लॉक के होम डिपार्टमेंट के अंदर इस अहम तरीन इजलास को तलब किया गया है और 11 बजे यह इजलास आज वहाँ पर शुरू होगा। चलिए जनाब, इसके बाद जरा एक और अहम तरीन खबर की ओर आती है और आपको बताते हैं कि गन लाइसेंस, फर्जी गन लाइसेंस या गन लाइसेंस का मामला अदालत के सामने है और कई लोगों पर शिकंजा कस चुका है। और इतलात और खबर यह है
कि अदालत ने आखिरी मौका दाखिला वजारत को दे दिया है और फर्जी गन लाइसेंस के मामले में उन IAS अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अहकामात सादिर करने के लिए कह दिया है जो ऑलरेडी नामजद कर दिए गए हैं। कोर्ट की तरफ से दाखिला वजारत मिनिस्ट्री फॉर होम अफेयर्स से कहा गया है कि वो फैसला करे उन 3 अफसरों को लेकर जिनकी प्रोसिक्यूशन, जिनके खिलाफ मुकदमा चलाना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना लाजमी बन चुका है। जम्मू कश्मीर अदालत की तरफ से, जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से प्रपोजल जो है वो भेजा गया था वजारत दाखिला को, MHA को, कि आप मंजूरी दे दीजिए कि हम इन IAS अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करें। और ये प्रपोजल 27 दिसंबर सन 2024 को रवाना कर दिया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक इस पर कोई पेशरफ नहीं हुई। ताहम कोर्ट जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुन रहा है इस पूरे मामले पर, उन्होंने वजारत दाखिला को कहा है कि इन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हतमी फैसला करे। एडिशनल एडवोकेट जनरल मोहसिन कादरी जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से वहां पर मौजूद रहे और अदालत ने यह साफ कर दिया कि नई तारीख यानी अगली तारीख से पहले दाखिला वजारत को इस पर बड़ा फैसला लेना होगा और अगली तारीख 20 मार्च सन 2025 मुकर्रर कर दी गई है। यानी अगले महीने मार्च 20 को दोबारा से इसकी हेयरिंग होगी और उससे पहले 3 बड़े IAS अफसरों के खिलाफ गाज गिर सकती है और कार्रवाई चल सकती है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट ने दाखिला वजारत को यह साफ कर दिया है कि 3 अफसरान जिनकी मुबैना तौर पर इन्वॉल्वमेंट है आर्म्स लाइसेंस स्कैम के अंदर, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इससे कबल एक IAS अफसर के खिलाफ जो अप्रूवल मिला था उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन अब 3 अफसरों के खिलाफ मजीद कार्रवाई होगी। और कल बाज़ाब्ता तौर पर जस्टिस ताशी राबिस्तान साहब, जस्टिस AM चौधरी साहब ने यह हुक्मनामा जारी कर दिया है और यह साफ कर दिया कि एक्शन टेकन रिपोर्ट भी साथ साथ रखी जाए। उन तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के खिलाफ अगर कोई एक्शन टेकन रिपोर्ट किया गया वो भी साथ रखा जाए ताकि पता लगे कि अदालत का वक्त सिर्फ ज़ाया नहीं हो रहा है बल्कि अमली दुनिया में और ग्राउंड जीरो पर भी काम हो रहा है। फिलहाल 20 मार्च तक सबकी नज़र रहेगी और उससे पहले दाखिला वजारत क्या इन अहम तरीन 3 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जारी करेगी, इजाजतनामा देगी या नहीं देगी, ये एक बड़ी बात होगी। और अगर ये कार्रवाई होती है तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक नया चैप्टर भी इसके सिलसिले के साथ खुल सकता है। छोटा सा ब्रेक होगा जी। यहाँ पर बात अदालतों की हुई है तो आपको बताएंगे कि अदालत में इंसाफ हुआ है 7 साल के वक्फे के बाद ही, लेकिन इंसाफ हुआ है जिस्मानी अजियतों के मामले पर। डिटेल के साथ थोड़ी देर में आएंगे। फिर आपको यह भी बताएंगे कि तरक्याती मंसूबों पर तेजी के साथ काम हो रहा है और दावा यह किया जा रहा है कि मजीद टनल्स जो इंतहाई अहम हाईवे पर बन रही है वो पाई तकमील तक पहुंची है। ये कौन सा हाईवे है, कहां पर काम पाई तकमील तक पहुंचा है और किस दरिंदा सिफत इंसान पर सजा का ऐलान कर दिया गया, बताएंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।
वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। मैं हूं आपका मेजबान इशफाक और वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे ऑनरेबल हाई कोर्ट की, जहां पर फर्जी गन लाइसेंस के मामले पर पेशरफ्त हुई है। लेकिन जरा बात करते हैं सीजीएम अदालत की भी, क्योंकि 7 साल के बहस मुबाहिसे के बाद उस फर्जी और जालसाज आदमी पर सजा सुनाई गई है, जिस पर यह इल्जाम था कि उसने बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती की है। और खुद साख्ता पीर जो सेल्फ प्रोक्लेमेड फेथ हीलर था, खुद साख्ता जो पीर था, उसे कल बाज़ाब्ता तौर पर कोर्ट ने सजा सुना दी है। और 9 साल, बल्कि माफ कीजिएगा, ये 9 साल का अरसा था जब ये ट्रायल पीरियड शुरू हो गया था। और सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सोपोर ने बाज़ाब्ता तौर पर साल 2000 में रजिस्टर किए गए एफआईआर पर की गई कार्रवाई को आगे बढ़ाया और कल उस खुद साख्ता पीर और मौलवी एजाज अहमद शेख पर फर्द जुर्म आयद करते हुए सज़ा सुनाई है। और ये साफ कर दिया है कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई थी आशीष मिश्रा की सरबराही में, उन्होंने तमाम तर शवाहिद को जमा किया, अदालत के सामने इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को रखा, रिकॉर्डों को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सोपोर की अदालत में खंगाला गया, सवाल जवाब हुए, एविडेंसेस और डिफेंस के दरमियान कई मरतबा तलक कलामियाँ भी हुई है। और फाइनली खबर ये है कि अदालत ने उन्हें बरी नहीं किया बल्कि सज़ा दे दी है और एक संगमील डाल दी है अदालत ने कि अगर आप कानून, आईन और इंसानियत को अपनी जेब में रखेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। देर से ही सही इंसाफ उन बच्चों को मिला जिन्होंने अपने वालिदैन के सामने सिर्फ इंकिशाफ किया कि वो तो दर्सगाहों में जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जिनसी इस्तेसाल का शिकार हुए हैं। उसके फौरन बाद एफआईआर हुई, इन्वेस्टिगेशन पार्ट को आगे बढ़ाया गया और 9 साल के वक्फे के बाद, जराह के बाद अदालत में गिल्टी करार दिया गया और सजा फिलहाल उसे दे दी गई है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि इमीडिएट लीगल एड उस विक्टिम को भी दिया गया, सेफ गार्ड उसको किया गया। और चूंकि 90 दिन के अंदर अंदर पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को मुकम्मल किया गया था, लेकिन अदालत में थोड़ी सी ताख़ीर हुई है। फाइनली देर से ही सही इंसाफ मिला उस बच्चे को जिसने आवाज़ उठाई थी। और सल्यूट उस वालिद को जिसने ये नज़ीर पेश की कि जनाब किसी भी कीमत पर इस चीज़ पर खामोश नहीं बैठा जा सकता है और ऐसे दरिंदे सिफत लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फाइनली कल कार्रवाई हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे जी, बात जरा अब चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर में आपको एक खबर बताएंगे। शोपियां से एक बड़ी खबर आ रही है, लेकिन उससे पहले ज़रा जम्मू कश्मीर सरकार की बात करते हैं। और कई इकदाम रोज़ाना बुनियादों पर उठाए जाते हैं और बल्दियाती इदारों को बाख्तियार बनाने की कोशिश की जानिब भी आप कह सकते हैं कि एक पेशरफ्त हुई है। और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर एक पैनल तश्कील दिया है। पैनल को जिम्मेदारी दी गई है कि आला सतह पर जो मामलात हल करने हैं उसके लिए फौरी तौर कोशिशें हों और अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए जो फंड्स जाते हैं या फिर जो इदारे के अंदर जिम्मेदारान को कामकाज करने, उस हवाले से जितनी भी मुश्किलात हैं उनके लिए रास्ता साफ किया जाए और उन मसाइल का हल भी तलाशा जाए। और जब ये पैनल तश्कील दिया गया है तो जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को पैनल का सरबराह मुकर्रर किया गया है, जिन पर यह जिम्मेदारी आयद होगी कि आइंदा बरसों में या मुस्तकबिल में अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर निज़ाम कैसे चलेगा, फंड्स का इस्तेमाल कैसे होगा, इस पर एक तफसीली खाका या रिपोर्ट की शक्ल में तैयार किया जाए। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कल बाइख्तियार कमेटी का ऐलान कर दिया है जो बल्दियाती इदारों के अंदर कामकाज को मजीद बेहतर बनाएगा और वर्क प्लान से लेकर दीगर मामलात पर गहरी नज़र भी रखेगा। और ये आला सतही कमेटी जो है ये फंड्स
और फंक्शनिंग के इश्यूज पर गहरी नजर रखेगा। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में इस कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। और याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर यह आला सतही कमेटी तब बनाई गई है जब 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नाफिजुल अमल हो गया है। और जीएडी ने कल ये साफ कर दिया कि चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर और उनके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो फाइनेंस से होंगे, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से होंगे, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से होंगे और दीगर कंसर्न डिपार्टमेंट से होंगे, वो इनके मेंबर्स रहेंगे। कमिश्नर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू, कमिश्नर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर भी इस कमेटी के मेंबर्स के नाम के तौर पर नामजद कर दिए गए हैं। और यह साफ कर दिया गया है कि जब तक इंतखाबी दंगल पूरा नहीं होता है तब तक कमेटियों के अंदर कामकाज को शफाफियत के साथ, बेहतरी के साथ और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सही तरीके से चलाने के लिए चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में इस कमेटी का क़याम अमल में लाया गया है। रात देर गए जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर जारी कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधा जनूबी कश्मीर आपको ले चलते हैं। शोपियां से इस वक्त खबर आ रही है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाई की गई और एक आईईडी बरामद होने की तस्दीक हो रही है। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले से खबर, जैनपुरा इलाका आईईडी बरामद हुई है और इस आईईडी को नाकारा बनाया गया है। मुश्तबे आईईडी बरामद हुई है और इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त भी मौजूद हैं और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक मुश्तबे आईईडी को नाकारा किया गया है। इलाके के अंदर इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं और तलाशी कार्रवाई भी चल रही है। ये वो तस्वीर जो एक्सक्लूसिव आप तक पहुंच रही है, जहां अभी तक की इनिशियल जो डिटेल्स पहुंच रही हैं बगैर किसी नुकसान के। अब ये क्या मवाद था जिसको नाकारा बनाने की कंफर्मेशन हो रही है? पुलिस या सिविल अथॉरिटीज मजीद इस पर खुशाई करेंगी। ये केशवन छतरीगाम जैनापोरा सब डिवीजन है जहां पर इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को भी लाया गया है और ये चेक किया जा रहा है कि आया ये बारूदी मवाद है या कुछ और। मजाक के तौर पर भी बड़ी चीज़ें हम देखते हैं, टेंशन डाइवर्ट करने के लिए बड़ी चीज़ें मिलिटेंट भी आजकल करते हैं, या ये वो है। हर तरह से इस पहलू को देखा जा रहा है। ताहम अभी जो हमारी खबर है कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंच चुका है। सस्पिशियस ऑब्जेक्ट यानी कुछ चीज़ ऐसी है जो सस्पिशियस है, मुश्तबिया है। अब भाई ये कहना मुश्किल है कि क्या ये वाकई तौर पर आईडी है या ये कुछ और मामला है। इस पर थोड़ी देर में पुलिस की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर जब डिटेल्स सामने आएंगी। लेकिन केशवन का इलाका है ये, जैनापोरा का इलाका, जहां पर ये पहली तस्वीर सामने आई जहां पर ये कहा गया है कि एक मुश्तबिया चीज़ यहाँ पर मिली है, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी बुलाया गया है। आसपास का जो इलाका है वहाँ पर सिविलियन आबादी से इसको खाली कर दिया गया है ताकि अगर ब्लास्ट भी होता है तो कोई जानी या माली नुकसान यहाँ पर ना हो। मोहम्मद इरशाद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे नुमाइंदे शुपियां से। इरशाद, ये जो इलाका है कहाँ पर प्रॉपर है ये? क्योंकि हमारे पास जो खबर है वो यही है कि एक मुश्तबह चीज़ मिली है जिसके बाद सिक्योरिटी अलर्ट पर है, बीडीएस को बुलाया गया है। देखिए गवर, अगर हम बात करें इस एरिया की, जैनापोरा का एरिया है, काचो एरिया है, जो यहाँ अगर हम बात करें जो आड़ी रखी गई है प्रेशर कुकर में रखी गई है, जो हम घर में यूज करते हैं उसमें रखी गई है। एक रोड के बीच में ही रखी गई है कि जहाँ से फौज और पुलिस का आना जाना रहता है। आज कहीं ना कहीं पुलिस और फर्स्ट आरआर को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और यहाँ पे हम बात करें जो एरिया है बिल्कुल कार्डन ऑफ रखा गया है और बम स्क्वाड को भी जो है मौके पे ही रखा गया है। इरशाद बताइएगा, क्या ये कंफर्म हो गया कि ये आईडी है जो जेर जमीन रखी गई थी और शायद सिक्योरिटी एजेंसीज की मूवमेंट का इंतजार था, और क्या इस एरिया से सिक्योरिटी मूवमेंट होता है? देखिए बिल्कुल, मैंने पहले बताया कि जो ये रोड है बिल्कुल मेन रोड है, जैनापोरा का मेन रोड है, जहां से मैंने अगर हम बात करें जो पिछले साल में इसी जगह पे एक आड़ी रखी गई थी जो कि फौज ने नाकारा कर, आज उसी सेम जगह पे जो है आज फिर से यही आड़ी रखी गई, एक प्रेशर कुकर के अंदर जो है ये रखी गई। ताहम अगर हम बात करें जो मेन रोड है इसका जो है काफी सारा फ्लो भी है, फौज और पुलिस का भी जो है आना जाना रहता है, उसी के बीच में ये, इसी रोड के बीच में ये आड़ी रखी गई है। मगर जहां अगर हम आर्मी या पुलिस की, जैनापोरा पुलिस की बात करें तो उन्होंने बिल्कुल बर वक्त ये कार्रवाई करी और यहाँ पे बम स्क्वाड को भी रखा गया है। और अगर बात की जाए जो एरिया है बिल्कुल इसी एरिया है, रिहायशी एरिया, वहाँ पे जो है कार्डन ऑफ कर दिया गया, हर आने जाने वाले से उनका शनाख्ती कार्ड चेक किया जा रहा है और बम स्क्वाड को बिल्कुल मौके पे ही रखा गया है। जी गवर।
तफसीलात फराहम कर रहे थे शोपियां से हमारे नुमाइंदे शाह इरशाद। और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जो अभी बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे की आईडी थी जिसको नाकारा किया गया है बगैर किसी नुकसान के, लेकिन इलाके के अंदर एहतियातन सिक्योरिटी फोर्सेस सर्च कर रही हैं। थोड़ी देर में आपकी कॉल्स लेंगे, आप कॉल करना शुरू करें, आपसे बराह रास्त बात करेंगे, अपने मसाइल को उजागर करें। चारों नंबर स्क्रीन पर आएंगे, लेकिन उससे पहले बात ज़रा सड़क राब्तों की भी करते हैं। और सुबह जम्मू के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रास्ता है जो पीर पंचाल बेल्ट को जम्मू सूबे के साथ जोड़ता है। जम्मू राजौरी में तरक्याती काम जहां जारी है, अहम तरीन शाहरा के ऊपर 3 सुरंगें अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन मुकम्मल हैं, लेकिन चूंकि ये टनल्स जो अब तक मुकम्मल नहीं हो सके थे, जिसको आप जम्मू अखनूर वाला एक बड़ा पैच भी देखते हैं या जम्मू राजौरी या जम्मू पुंछ हाईवे कहलाती है, ज़मीन के जो मामलात थे या मसाइल थे उसमें उसकी वजह से क्लियरेंस ना मिलना, प्रोजेक्ट में देरी हुई, एक वो परेशानी। दूसरा, जब ये टनल मुकम्मल हो रहे हैं तो तकरीबन 30 से 32 किलोमीटर का फ़र्क पड़ेगा। एक टनल जो कालीधार रेंज के करीब यानी हाईवे के एक बड़े हिस्से को जोड़ेगी, नौशहरा के करीब है, ये तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से राजौरी पुंछ में 2 और बड़ी और जो क्रूशल टनल्स हैं वो भी तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर का सफ़र कम करने वाली हैं। शिल्पा शर्मा हमारे साथ जम्मू से ज्वाइन किए हैं। शिल्पा, ये तीनों टनल्स जो हैं बहुत जल्द क्या हम इनका उद्घाटन भी देखेंगे, और स्ट्रेटेजिक के एतबार से भी कितनी इंपॉर्टेंट ये 3 टनल्स जो राजौरी और पुंछ या जम्मू के बीच आती हैं? जी बिल्कुल, देखिए अखनूर रोडरा सुंदरबनी सब डिवीजन के बीच कालीधार रेंज में कंडी और सुंगल टनल की बात करें तो उनका सिविल वर्क जो है वो पूरा हो चुका है पहले से, लेकिन अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल काम जो है वो बाकी रह चुका है। देखिए एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 2 से 3 महीना जो है वो यानी कि काम हो जाएगा और उसके बाद जो है वो टनल की आवाजाही वहां पर जो है वो देखने को मिलेगी। 2 से 3 महीना एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कंडी टनल की बात करें 2.6 किलोमीटर ये टनल जो है वो लंबी है और जम्मू के अखनूर शहर से हनुमान चौक से करीबन जो है वो 12 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो ये स्थित है। उसके बाद दूसरी टनल की अगर मैं बात करूं तो संगल टनल जो कि 2.8 किलोमीटर ये दूरी यानी कि 2.8 किलोमीटर जो है वो ये लंबी है और साथ ही साथ ये 476 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। और वहीं पर नौशेरा टनल की बात करें तो नौशेरा टनल जो कि 700 मीटर ये लंबी टनल है और ये 441 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। लेकिन 3 टनल्स में मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि नंदिनी टनल में इस्तेमाल किया गया है जो कि नंदिनी टनल जम्मू और उधमपुर के बीच में है, उसी प्रकार से 3 टनल्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए हर्डल की बात करें जो यहाँ पर रुकावट आ रही है वो जमीन को लेकर आ रही है कि जमीन का यानी कि जो जिस प्रकार से जो कंपनी है उस कंपनी को करीबन जो है वो 1100 मीटर जो भूमि है यानी कि अधिग्रहण भूमि है वो कंट्रैक्टर को देनी है और उसके बाद काम जो है वो शुरू होगा। लेकिन यहाँ पे जो बीच में रुकावट आ रही है, भूमि नहीं मिल पा रही है, वो कारण ये है कि रेवेन्यू अथॉरिटीज के द्वारा जो है वो अभी तक जो कुछ किसान है उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है, जिसके चलते किसान जो है वो रोक रहे हैं और काम आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। अब देखिए बात करें जिस प्रकार से बीआरओ ऑफिशियल के सीनियर ने ये साफ तौर पर कहा है कि रेवेन्यू अथॉरिटीज के द्वारा एक ये मुआवजा नोटिस जो है वो जारी किया गया है, अंतिम चरण पे है और उसके बाद कुछ किसानों को जो मुआवजा नहीं मिला है तो इसकी क्या कोई डेडलाइन फिक्स है कब तक ये कंप्लीट होगा? और उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करें कि इंपॉर्टेंट रास्ते पर टनल्स खुलकर यात्रा की भी इजाजत दे दी जाएगी? देखिए यहाँ पे जो टाइम निर्धारित किया गया था कि 3 साल के भीतर जो है वो इन 3 टनल्स को जो है वो बनाया जाएगा, लेकिन 3 साल जो समय दिया गया था उससे भी ज्यादा यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल कोई भी डेडलाइन नहीं है क्योंकि जमीन का यहाँ पर मसला है, जब तक ये रुकावट दूर नहीं होती है तब तक आगे जो काम बचा हुआ है वो पूरा नहीं हो पाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल 3 टनल्स पर काम लगभग मुकम्मल हो गया है और थोड़ा सा काम और बचा है और उसके बाद ये शाहरा जो और काबिल आमदरफ्त होगी। 8 से 10 किलोमीटर जो मजीद रास्ता जो है वो आसान हो सकता है, इस तरीके की बीआरओ की तरफ से भी बात कही जा रही है। वक्त हो गया जी आपकी फ़ोन कॉल्स का। थोड़ी देर में आपकी फ़ोन कॉल्स को हम शामिल प्रोग्राम करेंगे, आप कॉल करना शुरू करेंगे, लेकिन तब तक ज़रा आपको ये भी बताते चले कि जम्मू की सूरत हाल क्या है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू ने एक और बार हुक्मनामा तंबिया के साथ जारी कर दिया है और यह साफ कर दिया कि अगर इस हुक्मनामे पर जम्मू के लोगों ने काम नहीं किया तो कार्रवाई भी होगी। इतलात और खबर यह है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू की तरफ से ताज़ा हुक्मनामा जारी कर दिया है और तमाम मकामात पर सीसीटीवी कैमरास को नस्ब करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। मैंडेटरी, ज़रूरी और लाजमी करार दिया गया है कि सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए जाएं और ये डायरेक्शन इशू की गई है 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा के तहत। BNSS साल 2023 के कानून सेक्शन 163 के तहत
डीएम जम्मू की तरफ से ये हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और सीसीटीवी कैमरा आने वाले 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपने लगवाने होंगे और तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का जो 40 मीटर का दायरा है, यानी अगर गेट पर आप लगा रहे हैं तो 40 मीटर का दायरा, एग्जिट है आपका तो 40 मीटर का दायरा उस कैमरा के फोकस में होना चाहिए। अब ये सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीवी जब आप लगाएंगे, जब भी आपके पास लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां, पुलिस, इंटेलिजेंस के इदारे आए तो आपने वो फुटेज सारी देनी पड़ेगी उस केस के साथ जब वो आपके पास आएंगे कि कुछ सस्पिशियस मोमेंट है, चाहे वो एसएचओ कंसर्न हो, एसएसपी जम्मू की तरफ से कोई एस्टैब्लिशमेंट कमेटी हो या कोई हो। तमाम एसएचओज और एसएसपी जम्मू को कहा गया है कि इस हुक्मनामे पर अमल दरामद कराया जाए। ऑर्डर टेक ऑफ हो गया जी 17 फरवरी से और ये कहा गया कि इसके बाद में कार्रवाई होगी जो लोग इस पर काम नहीं करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सचिन कुमार की तरफ से जब ये ऑर्डर जारी कर दिया गया तो ये साफ कर दिया गया कि सुरक्षा को देखते हुए अब ये जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, बैंक्स है, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं या जहां पर सबसे ज्यादा फुटफॉल होता है, बैंक एटीएम्स हैं, होटल्स हैं, ज्वेलरी की दुकानें हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, सिनेमाज हैं, लिकर शॉप्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च हो, ट्रांसपोर्टेशन हब्स हो यानी जहां पर गाड़ियां रुकती है, हॉस्पिटल्स हो या दीगर दफ्तर हो जहां पर आने जाने का ज्यादा रश रहता है, चौराहा है, चौक है, तो वहां की एस्टैब्लिशमेंट को यह कहा गया है कि आपने जी अब ये सीसीटीवी लगाने हैं। 40 मीटर का दायरा एंट्री और एग्जिट का होना चाहिए जहां पर ये नजर रखी जाए और जब चाहे आपसे ये फुटेज मांगी भी जा सकती है। एसएसपी कंसर्न और एसएचओ का कहा गया कि तमाम मुतल्लिकीन पर यह लाजमी करार दिया जाए कि वो सीसीटीवी कैमरास को नस्ब करें ताकि क्राइम बढ़ता हुआ जो है उस पर काबू भी पाया जा सके। बसूरत दीगर बीएनएसएस सन 2023 की शिक 163 के तहत कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। चलिए कॉलर्स की तरफ चलेंगे। आप लोगों की बात सुननी है, मुख्तलिफ इलाकों से आप हमें ज्वाइन करते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। 10 मिनट आपके पास हैं, कॉल करना शुरू करें, बहुत कम वक्त लें और जो बार बार कॉल करते हैं वो कोशिश करें कि आज कॉल ना करें, नए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। फर्स्ट कॉलर लाइन पर, कौन साहब कहाँ से? हेलो हेलो जी, नाम बताएं, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं पटन बारामूला से बोल रहा हूँ। बताएं। जी सर, मैं अक्टूबर 2024 से लेकर आज तक कंटिन्यू पटन ऑफिस में जाता हूँ पटवारी के पास, लेकिन वहाँ पर हमें कभी पटवारी नहीं मिलता है। मैं जब नायब तहसीलदार के पास चला गया, नायब तहसीलदार कह रहा है कि हमें गवर्नमेंट का ऑर्डर है क्या ऑनलाइन रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन हम आम लोग सफर कर रहे हैं, हमें भी कोई प्रॉब्लम्स है जो हमें अभी तक इशू हल नहीं हो रहा है सर। कंटिन्यू पटन ऑफिस जा रहे हैं या पलाल में, लेकिन वहाँ पर हमें कभी आज तक पटवारी दिखाई नहीं दिया सर। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। पटवारी की किल्लत है, बहरहाल पटवारी हो भी तब भी परेशानी होती है, ना हो भी तब भी परेशानी होती है, ना हो तब भी परेशानी है। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो जी, नाम बताइएगा, कहां से? हेलो हेलो, चले जनाब ड्रॉप करें, एक और कॉलर दे दीजिएगा। बात करते हुए टीवी की आवाज आपने बंद कर दिया, तब जाकर आपकी और हमारी गुफ्तगू सही हो सकती है। और नेटवर्क एरिया में रहिएगा ताकि सही तरीके से आपकी आवाज हम तक आ सके, आप अपना मसला रख सके और जो हुकूमती इदारे हैं उनको समझ आए कि कहां से आप क्या मामला है, कहां से आप बोल रहे हैं और किस ऑफिस के बारे में आप बात करें, तो थोड़ी बहुत ये क्लियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो जी। हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जनाब, मैं हसनपुरा बिजबिहारा से हूँ जी। नाम बताए अपना? शौकत अहमद है मेरा नाम जी। शौकत साहब बताएं। जी 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 सर, मेन रोड है शुपियाना तो बिजबिहारा तो शुपियान तो गतान अत लिंक रोड नेरन गामस मज टेंडर आज ब्रो शहरियत अत कुछ ठेकेदार मज कर अकिस जाए दिवान डंग पत वतुलान वोट गतान बे जाए पत तन दिवान डंग पत वतन गतान बे जाए अस वन मुतलिक हुकूमत तुम बदल ठेकेदार पत अतन त्रावान अडलोक गतान बे जाए पत त्रावान रोड गाड़ तथ कर वाच
तो गठन बे शायद पत्राम तो रोड जाए तक वो आज वो दो रेत तो न तो वाश करन न तो क्या करन कि को बे शायद काम करने आज वने एम ठेकर थे पिछा शुजी करन आज वने आज जेईएस तम तो नाम वो तब से मत नहीं हुआ तो मगर ये किसान लकन से जबरदस्त अच्छा युसे लिंक रोड छु यमुक तो जिक्र करान छु आत लिंक रोडस क्या छु वनान अच्छा वना मेन रोड शुपियान हसनपुर गामस मन हसनपुरा गामस मन युसे बनान छु नो लिंक रोड मेन रोड तो खारपोरा ब्रिज मेन रोड तो खारपोरा ब्रिज। मुझे उम्मीद है कि जनाब मुतल्लिका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ज़रूर और जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर साहब है उनके गोशगुजार ये बात हुई होगी और हम भी कोशिश करेंगे उन तक ये मामला पहुंचे ताकि मसला किसी तरीके से हल हो पाए। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम गहर बाजा। वालेकुम अस्सलाम। गांदरबल पे तवहीद चौक पे वन दपान यपर ई रिक्शा वल 1 किलोमीटर हेवान 20 रपये 30 रपये बे स्टूडेंटन बिचारन तुलानी मनी पॉकेट सोचित समझित गरको दिखत अतन तुलानी मेहरबानी करतो सान तरफ वनतो उमर सोबस दपतो बस ऐसे करतो योर तान सईद कदलस तान। चलो सठा शुक्रिया कॉल करने बापत गांदरबल पे तो पन मामल त्रोमुत मे उम्मीद कि वजीर आला सोब MLA तम नीन अत संजीद नोटिस और तिमन ताम वात जरूरी पैगाम तुहद। एक और कॉलर। हेलो कौन साहब कहाँ से? हेलो हेलो आदाब 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 अजय टिकू जबकि माइग्रेंट जी अजय जी सर सर ये मेहरबानी कर तो रिपोर्टर या क्या तो जगती कैंपस जबरदस्त बुरा हालत है ना इन क्वार्टरन। अच्छा अंदर मतलब खत्म गमुत यह बसान नम तो गई योर आमुत जगती क्या ये नए क्वार्टर बने कि पुरान क्वार्टर पुरान नव सारी सर मतलब फर्स्ट लाइन पे लगभग 15 लाइन तक सारी मतलब खस्ता हाल गमुत तीस कथ अच्छा रिनोवेट गसा कहीं हट हट पर मतलब एप्लीकेशन वगैरह मगर तक गोरा वोरा करान क्या हर बीच एप्लीकेशन दिव सा नव मतलब ये दिस हालत अगर तो योर ये मतलब तो वंशत नाम तो बड़े आमत योर जरूर तिकू जी आपसे वादा है कि टीम हमारी जरूर कोऑर्डिनेट करेंगी आप लोगों के साथ, वहां पर वो आएंगी जगती और आप लोगों से बात करेंगे, आपकी अक्सबंदी वहां पर होगी और आपसे वादा कि वो मामला रियासत के वजीर आला और रिलीफ कमिश्नर की नोटिस में भी लाया जाएगा ताकि किसी तरीके से ये इंसानी मामला है हल किया जाए। बहुत शुक्रिया तिकू साहब कॉल करने के लिए। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो हेलो जी हेलो जी 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे गलगेट पे अर्ज करान तो ऐसे वनी वज नाव वनियो पनुन मोहम्मद शफी जरगर से नाव जी मोहम्मद शफी से अश होटल डल रीमस निशन हियर बोन बसान इचल ब्रिज आज वारियन महकमन सतन गरा किबरान यह स्मार्ट सिटी गरा म्यूनिसिपलिटी आज कहीं आसान गसान स्लिप तो इंसान मरन खतरे टूरिस्ट गई बोन अम पे रूद पे शीन पे अम वक्त जबरदस्त स्लिप ये कतन हेयर नियर होटल डल रिंग तक फिशिंग सामान कनान सो हेयर वसान बोन तो तब सो गजमुत दिवदारी कर गजमुत पूर घिसे ना चलो सड़ा शुक्रिया कॉल करने बापत और पनी आवाज थवने बापत। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। गवर साहब ठीक पे अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब करे वारिया काल नायरंगु पोंस रूद वन दरबदर छतरा मास्टर गुलजार अहमद अहनस गुलजार क्या हुआ मामले करे नारियंगश कम सदहस मज मटेरियल पोंस रूज दरबदर बह गई रात हारवन ब्लॉक तमो दोप 58 लाख रुपये ऊर बह गई MLA यव काल तमो दोप तुम अत मालूम कर क्या वन बह गई रात पे तोर तमो दोप 58 लाख रुपये ऊर
आज मनरेगा किस मामले पूरे वादी हूं क्या बल्कि जेम सोब के मुख्तलिफ इलाकन हूं पोस बकायात और पतम लट ये सात प्रोग्राम करान तम सात वो एक जिम्मेदारन वन अत फॉर्मेलिटीज तम पूर गम कह बहरहाल इंशाल्लाह उम्मीद थो कि तुम कम कर्म कुन तरीक वन तुम गो पोस वात नुकसान गोस गन कह हल क्या सह दफ्तर से वन कर और बैकलॉग क्या जरूरत तिज मरकज पे पोस हर वरी क्या आव तथ अंदर जरूर कोताही रूजमुत दोनवनी अंदो इंशाल्लाह कोशिश करो तुम कर कत यह वात फाइनेंस डिपार्टमेंट के जिम्मेदारन तम। चलिए जनाब एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो वालेकुम अस्सलाम। इस्लामाबाद पे मोहम्मद यूसुफ खरादी अर्ज कर। जी यूसुफ साहब। हजरत ब्रोट गसन रेवन्यू डिपार्टमेंटस मज इंतखाब अन्य तो बिचार पटवर सुधी सपदम करती इंतखाब दिवान या अगर कह आया दिमोस योड़ 20 रुपये 30 रुपये 50 रुपये निबन आज इंतखाबस हेवन यह खदमत सेंटर वल 1800 रुपये योर यूटी यूटी वन योर ऑनलाइन 1800 रुपये कत 1800 रुपये हेवन इंतखाबस तथ कोता फीस सरकारी तौर भरन ना कहें तथ पे कहें ब्रो भर 1800 तुम दिवान खदमत सेंटर तथ तम कह रसीद तुम दिवान ना कहें नथिंग तेल मे बासान यह 1800 कहानी सही के तथ मा बदल क्या मामले बहरहाल तुम कर कत यह खदमत सेंटर अगर ये ज्यादा रेट है तो डिप्टी कमिश्नर साहबस मुतलिक रेवन्यू अफसरन पज ओकुन जोन दिन तिकाज अगर इत पट गसान कि 18,000 रुपये कुन जाए अगरचे सरकारी तौर पर यूत फीस आसनी कह तेल यह मामले इंतहाई संगीन और मे उम्मीद कि महकमा मालिक जिम्मेदार तम बोजन तुज आवाज़ और मसल करनावन हल तेज। चलिए जी लास्ट 2 कॉल लेते हैं उसके बाद एक और बड़ी खबर आ रही है पुलवामा से ही है। अभी हम आपको बता रहे थे शुपिया में आईडी मिली है, पुलवामा से भी एक बड़ी खबर आई है। लास्ट 2 कॉल्स लेकर उस खबर पर सीधे आते हैं। हेलो चलिए ड्रॉप हो गया है कोई लॉस्ट कॉल जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब गावस साहब सेहत छ ठीक असल पश अल्हम्दुलिल्लाह सेहत ही थो अल्लाह ताला तु यस दौरस मज सरबराह इंशाल्लाह मोमिन इंसान अत बिहत जी। अहनस हेलो मे करो ओत्र इमन पन्न बायन अवलादन रिक्वेस्ट करो मे फोन ते मे थोड़ा मदद जरूरत सो वनो मे तह हुत पे मजबूर छ। चलो इंशाल्लाह तुम त्रो कॉल तुम सत करना कत बह वुचन इंशाल्लाह क्या है गसित इत पे पब्लिक कॉल ओपनस मज कत कर जान कह सड़ा शुक्रिया कॉल करने बापत। सूरत हाल देखिए क्या है कि अगर एक माँ कॉल करें और फिर ये कहे कि जनाब अब सूरत हाल ये है कि खाने के लिए कुछ नहीं और पब्लिकली ये बात सामने रखे तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहाँ पहुँच चुकी है। अपने आसपास ज़रूर ख्याल रखिएगा, अपने गिरद नवा में देखिएगा कि क्या ऐसे लोग तो हमारे पास नहीं हैं जिन्हें थोड़ी बहुत माली मावलत की ज़रूरत है और आपका थोड़ा सा इमदाद भी, थोड़ी सी पहल भी उनके लिए एक बड़ी खुशी का ज़ामिन बन सकता है। तो ज़रूर ये पहल कीजिएगा, अपने आसपास देखिएगा ताकि इस तरीके की कॉल्स ना आए, ऑनलाइन ना आए। जब हम ये कोशिश करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ज़रूर कोई ना कोई मदद मिलेगी। बहरहाल जी कॉलर बारामूला से था, इसलिए मुझे उम्मीद है कि बारामूला के जितने भी दोस्त हमारे हैं वो ज़रूर इसको ढूंढेंगे। टाउन में है ये लेडी और इस तक पहुंचने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए जनाब बड़ी खबर इस वक्त पुलवामा से आ रही है। अब खबर यह है कि शुपियां के बाद पुलवामा में भी आईडी बरामद हुई है। इलाके से खबर है कि पिंगलिश नागवाड़ी का इलाका है, आईडी बरामद हुई है और सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके के अंदर इस वक्त मौजूद है। हालांकि ये भी इतलात मौसूल हो रही है कि आईडी को नाकारा बनाया गया है, पहले शोपियां जैनपुरा कुशवा के इलाके से और अब नागवाड़ी तराल पिंगलिश का इलाका। ये इलाका इसलिए भी गुज़िश्ता रोज से सुर्खियों में था, आतिशज़दगी के वाक़यात के सबब मुख्तलिफ इलाकों में नुकसान पहुंचा। पिंगलिश भी उन इलाकों में शामिल था और इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की मुश्तरका कार्रवाई जारी है। बगैर किसी नुकसान के आईडी को नाकारा किया गया, इस तरह की खबरें हैं। तो साउथ कश्मीर में बैक टू बैक तलाशी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। 2 आईडीज बरामद होने की खबर सामने आई, एक शोपियां और अब तराल के अंदर, दोनों मकामात पर तलाशी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। मजीद तफसीलात का इसमें इंतजार रहेगा। प्रोग्राम के आखिर में जरा आपको मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रात का दर्जा हरारत क्या था, वेदर अपडेट में जरा बताते चले।
कुछ एक जगहों पर माइनस टेम्परेचर जो बरकरार था सरतरीन मकामात, और कुछ जगहों पर नॉर्मल। श्रीनगर की बात करेंगे जहां पर 0.8 डिग्री मनफी दर्जा हरारत रात का रिकॉर्ड किया गया। काजीगुंड मनफी 1.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कुपवारा 1.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया रात का कम से कम दर्जा हरारत। पहलगाम के अंदर मनफी 4.4 और गांधरबल के अंदर 1.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है कम से कम रात का दर्जा हरारत। बांडीपोरा चलेंगे तो मनफी 1.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज बारिशें और बादल दोनों एक साथ दिखेंगे आपको। बारामूला मनफी 0.7 डिग्री सेल्सियस रात का कम से कम दर्जा हरारत। पुलवामा मनफी 2.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बडगाम के अंदर मनफी 2.5 और शोपियां के अंदर भी मनफी 4.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू चलेंगे तो जम्मू के अंदर डिस्ट्रिक्ट जम्मू के अंदर रात 10.4 डिग्री सेल्सियस के साथ गुजर चुकी है और आज पूरे दिन धूप रहेगी। सांबा के अंदर 4.7 डिग्री सेल्सियस रात का दर्जा हरारत रहा है। कटरा 4.7 रात का दर्जा हरारत रहा और रामबन के अंदर 7.2 डिग्री आज पूरे दिन धूप रहेगी और किश्तवाड़ के अंदर 4.8 डिग्री आज पूरे दिन धूप रहेगी। रात का कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था। पुलवामा उधमपुर चलेंगे जहां पर कम से कम दर्जा हरारत 4.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज पूरे दिन धूप। पुंछ के अंदर बारिशों का इम्कान 7.7 डिग्री रात का कम से कम दर्जा हरारत। और लद्दाख यूनियन टेरिटरी की जब आप बात करते हैं तो करगिल के अंदर -8.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेह के अंदर -9.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। द्रास सबसे सरतरीन इलाका जहां पर कम से कम दर्जा हरारत मनफी 15.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तीनों मकामात पर बादल और धूप की आंख मचोली आपको देखने को मिलेगी। लद्दाख के अंदर दिन थोड़ा सा बेहतर, रात सरतरीन 8, 9 और -15 के बीच में गुजर चुकी है। तो चलिए नाजरीन, आज प्रोग्राम सलाम जेके को यहां पर करते हैं इख्तिताम, इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह 8:35 पर आपके सामने फिर हाजिर खिदमत रहेंगे। प्रोग्राम रहेगा सलाम जेके, खबर, तजिया और तबसरा भी होगा। छोटा सा वक्फा होगा, वक्फे के उस पार गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का न थमने वाला सिलसिला जारी रहेगा।